उसका नेक्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। और नवंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और इस यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की जाती है। वैसे 3 रिपोर्ट पेश की जाती है, उनमें से एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इमिशन गैप रिपोर्ट, उत्सर्जन अंतराल की रिपोर्ट। क्या होती है ये रिपोर्ट, क्यों जारी करती है, उसके सारे डायमेंशन हम एक एक करके इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसका 16वां संस्करण या 16th एडिशन जो है वो इस बार आया है। तो यूएनईपी के बारे में अगर थोड़ी सी बात हम पहले जाने की ये क्या है, तो 1972 यूएन का एक सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। और स्टॉकहोम के सम्मेलन में दुनिया भर में एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम रखा गया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या यूएनईपी। इसका काम जो है वो संयुक्त राष्ट्र के बिहाफ पर या यूएन के बिहाफ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की योजनाएं बनाना, समझौते करवाना, समझौतों को लागू करवाना, ये सब है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? नैरोबी, केनिया में। अच्छा, ये जो है वो 1972 में स्टेब्लिश की गई। और इसके द्वारा जो 3 रिपोर्ट आती है उनमें सबसे पहली रिपोर्ट है इमिशन गैप रिपोर्ट, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन से नंबर की रिपोर्ट पब्लिश की इसने? 16वें नंबर की। तो 16th इमिशन गैप रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 2 और रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, जिसमें एक का नाम है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट या अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट, जो पेरिस समझौते में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए मेजर्स होते हैं, एडेप्टेशन मेजर्स, वो कितने तय किए गए हैं और कितने अभी तक हासिल किए गए, उसमें कितना गैप है, उसकी रिपोर्ट। और एक है ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक, इसकी रिपोर्ट। यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा है कि कौन इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, तो इसका नाम है यूएनईपी। या फिर आरपीएससी भी ऐसा सवाल पूछ सकती है कि यूएनईपी के द्वारा कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, तीनों नाम और उसके बाद नीचे पहली, दूसरी, तीसरी, सभी, या पहली, तीसरी, इस तरीके का सवाल बन जाता है। या फिर रिपोर्ट का नाम आ जाए, कौन जारी करता है, WWF, IUCN या फिर यूएनईपी, ऐसे वाले। तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ही फैक्ट काम के हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई यूएनईपी की, जिसने रिपोर्ट पब्लिश की है। कौन सी? इमिशन गैप रिपोर्ट, जिसको शॉर्ट में EGR कहते हैं, या उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। कौन से नंबर की रिपोर्ट आई है? 16वें नंबर की, नवंबर में आई है। नवंबर का महीना, इसलिए हम करंट के रूप में इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब ये इमिशन गैप किस चीज का और इसकी क्या रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में क्या आउटकम है, उसके बारे में हम बात करें। तो यहां पर उत्सर्जन का मतलब है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। और ग्रीन हाउस गैसें कौन सी गैस होती है जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, या यूं कहें कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार, ग्लोबल वार्मिंग है, उसके लिए जिम्मेदार है। हमने इनका क्लासिफिकेशन जब पढ़ते हैं तो 2 भागों में करते हैं, एक तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैसें और एक मानव के द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली ग्रीन हाउस गैसें। नेचुरल ग्रीन हाउस गैसों में 4 नाम लिखते हैं, जलवाष्प या वाटर वेपर, दूसरा CO2, मीथेन और ओजोन। ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पृथ्वी के ऊपर सूर्य की विकिरणें आने से पृथ्वी के सरफेस का गर्म होना, और गर्म होकर जो अवरक्त विकिरणें या जो IR या ऊष्मा विकिरणें छोड़ते हैं, उनका वायुमंडल में ये जो 4 गैसें जिनका हमने नाम लिया, कौन सी? जलवाष्प, CO2, मीथेन और ओजोन, उनके द्वारा इन अवरक्त विकिरणों का एब्जॉर्ब करके निचले वायुमंडल का तापमान थोड़ा सा बाहर की तुलना में बढ़ जाना, इसको हमने क्या कहा? ग्रीन हाउस प्रभाव। कुल मिला के ग्रीन हाउस प्रभाव वो प्रभाव है जिसमें कोई चीज या कोई भी एक आइसोलेटेड वस्तु होती है, वो अपने बाहर की, आइसोलेटेड नहीं कहेंगे उसको, कोई भी एक बंद प्रीमाइसेस अपने बाहर के एनवायरनमेंट की तुलना में ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन करती है। तो पृथ्वी के ऊपर भी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जीवों को जीवित रहने का एक सूटेबल टेम्परेचर प्राप्त होता है। और वो ग्रीन हाउस प्रभाव सदियों से ऐसा होता आ रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार है 4 गैसें और पृथ्वी की सरफेस से निकलने वाली ज्यादा वेवलेंथ वाली अवरक्त विकिरणें या उसमें विकिरणें। अब वो गैसों में 4 तो हमने नाम लिए थे, लेकिन कुछ और गैसें भी हैं जो मानव के द्वारा वायुमंडल में बढ़ा दी गई हैं या नई एंटर करा दी गई है। उनमें एक गैस है CO2, नेचर में भी पाई जाती है और हमने इसकी सांद्रता बढ़ा दी। दूसरी है मीथेन,
नेचर में भी पाई जाती है और हमने भी वायुमंडल में इसकी सांद्रता बढ़ा दी है। तीसरी नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस भी कहते हैं, और जो कोयला पेट्रोल डीजल जलता है उसके धुएं में उपस्थित होती है। इसके अलावा जो है वो फ्लोरीन वाली गैसें, जिनमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC जिसको कहते हैं, परफ्लोरोकार्बन जिसको PFCs कहते हैं, और सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब वायुमंडल में नेचर में ये ग्रीन हाउस गैसें पाई जाती थी जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव मेंटेन हो रहा था, लेकिन हमारी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी और शहरी क्षेत्रों के विस्तार, कूलिंग से संबंधित कार्य एवं सॉलिड वेस्ट के कारण कुछ गैसें तो नई वायुमंडल में आई और कुछ गैसें पुरानी वालियों की सांद्रता बढ़ गई, और उसके चलते ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता वायुमंडल में बढ़ी तो ज्यादा मात्रा में अवरक्त विकिरणें या उसमें विकिरणें अवशोषित होने लग गई, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ गया, और पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारे मौसम गर्म हो गए, गर्मियां सब जगहों की ज्यादा बढ़ गई, सर्दियां भी कम सर्द हो गई या सर्दियों में भी गर्मी बढ़ गई, और उसका लगातार ये प्रभाव दिखा तो जलवायु में परिवर्तन आया। क्योंकि जलवायु क्या है? किसी भी स्थान के पिछले 30 से 35 सालों की औसत मौसम की स्थिति, और मौसम अगर गर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब उसके औसत में भी परिवर्तन आ रहा है, और औसत में यह परिवर्तन पिछले 100 सालों में आया है, इसी को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। तो इन शॉर्ट मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन गैसों ने पृथ्वी के औसत तापमान में गर्मी बढ़ा दी, जिससे मौसम गर्म हो गए और उनके औसत में चेंज आ गया, मतलब जलवायु में चेंज आ गया, जलवायु में परिवर्तन आ गया। अब ये परिवर्तन आ गया है तो जीवों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर नया संकट आ गया है, क्योंकि अगर वर्तमान जीव जंतुओं की बात करें तो एक सूटेबल टेम्परेचर रेंज में ही वो रह सकते हैं, और अगर मौसम का तापमान बढ़ गया तो जीवों को जीवित रहने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इस बढ़े हुए तापमान के अनुसार जो जीव जंतु अनुकूलित कर लेंगे अपने आप को, चेंज कर लेंगे अपने आप को, वो तो बचे रहेंगे, और जो अनुकूलित नहीं कर पाए वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगे। यही तो डार्विन का सर्वाइवल इज द फिटेस्ट थ्योरी भी तो है। तो इसका मतलब डार्विन क्या कहते हैं? जलवायु में जब जब भी परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के अनुसार जो अपने आप को ढाल लेते हैं वो तो बच जाएंगे, और जो नहीं ढाल पाएंगे वो विलुप्त हो जाएंगे। तो मानव के सामने भी कुछ इसी प्रकार का संकट आ गया है। अब इस जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैसें जिम्मेदार हैं। इन गैसों को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का फ्रेमवर्क अभिसमय, जो रियो सम्मेलन 1992 में जारी किया गया था, और इसका मुख्यालय बोन जर्मनी में है, और इसके सदस्य देश जो है वो सारे मिलकर एक साल में एक बार अपनी मीटिंग रखते हैं जो कहलाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की शुरुआत 1995 से होती है, जो COP फर्स्ट बर्लिन में हुई थी। इसी प्रकार की एक COP इनकी फर्स्ट के बाद में हम बाकी सब की बात नहीं करेंगे। COP नंबर 21 हुई थी, कहां पर? पेरिस में 2015 में, और इस COP नंबर 21 में एक समझौता हुआ था जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। तो पेरिस समझौता इस UNFCCC के सदस्य देशों के बीच का समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैसें कम करके ग्लोबल वार्मिंग की स्पीड को कम करना, जिससे कि क्लाइमेट चेंज ना हो। तो इन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने का जो समझौता हुआ 2015 में COP 21 में, उसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट या पेरिस समझौता। इस पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए थे या कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे, जिनमें सभी देशों से कहा गया था कि हम सभी मिलकर इस सदी के लास्ट तक 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पृथ्वी का औसत तापमान नहीं बढ़ने देंगे। एक और फैक्ट आपको मैं बता देता हूं कि 1750 पूर्व औद्योगिक स्तर पर पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस था, और यह लगातार ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ता चला जा रहा है। और अब इसको बढ़ने से रोकने के लिए इस पेरिस समझौते में दुनिया के देशों ने टारगेट रखा है कि हम इसको 17 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, मतलब पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान नहीं बढ़ने देना है। लेकिन बहुत सारे देशों को आपत्ति है कि ये 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा तो ज्यादातर ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और जो समुद्रों में छोटे छोटे द्वीपीय देश है और जिनकी समुद्र तल से बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं है,
लो लेइंग कंट्री, वो डूब जाएंगे। इसलिए पेरिस समझौते का ऑफिशियल टारगेट वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, लेकिन इन देशों की चिंता करते हुए इन्होंने प्रयास करने का वादा किया है कि हम इसमें 15 डिग्री सेल्सियस में 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, मतलब 16.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का प्रयास करेंगे। ये कमिटमेंट पेरिस समझौते में इन्होंने कर रखा है। अच्छा ठीक है, अब ये विश्व का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए इन देशों को क्या करना पड़ेगा जिन्होंने पेरिस समझौता किया है? सिंपली बात है कि अगर ये तापमान बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। तो ग्रीन हाउस गैसें अगर कम कर ली जाएंगी तो ग्लोबल वार्मिंग होना रुक जाएगी और ये तापमान बढ़ना भी रुक जाएगा। तो इन शॉर्ट हम ये नहीं कह सकते कि पेरिस समझौते का उद्देश्य विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाना है, यानी कि CO2 में कमी, मीथेन में कमी, HFC, PFC, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में कमी, ओजोन में कमी, ये कमी लाना है। तो इस पेरिस समझौते के तहत जिन सदस्य देशों ने सभी ने ग्रीन हाउस गैसों को कमी लाने के अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए, उन लक्ष्यों को कहते हैं NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के जो लक्ष्य तय किए हैं, उससे वैश्विक ग्रीन हाउस गैसें कम होंगी, उसमें उनके योगदान का लक्ष्य है, जिसको क्या कहा गया है? NDC। तो सिंपली इस बात को सम अप कर दें कि पेरिस समझौता दुनिया की ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए किया गया है। क्यों? ऐसा क्यों चाहते हैं विश्व के देश? ताकि ग्लोबल वार्मिंग ना हो और क्लाइमेट चेंज ना हो। तो इन ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के जो लक्ष्य हैं देशों के, उनका क्या नाम दिया गया है? NDC। NDC का पूरा नाम क्या है? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अगर पेरिस समझौते में इन्होंने ये लक्ष्य रख लिया कि हम अपने NDC के तहत ग्रीन हाउस गैसें कम करेंगे, तो इन्होंने ये भी तो कैलकुलेट कर लिया होगा कि 15 डिग्री सेल्सियस विश्व का पहले जो तापमान था, इसको 17 डिग्री सेल्सियस से पहले, या यूं कहें 16.5 डिग्री सेल्सियस से पहले रोकने के लिए हमें कितनी ग्रीन हाउस गैसें कम करनी है, उसकी कैलकुलेशन इन्होंने कर रखी है कि नहीं कर रखी है? कर रखी है ना। तो अब यहां पर आती है अपनी मूल बात, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करें, इमिशन गैप रिपोर्ट। ये UNEP कह रहा है कि पेरिस समझौते के तहत सदस्य देशों ने जो अपनी NDC के तहत ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लक्ष्य रखे हैं, अगर वो लक्ष्य टाइम टू टाइम पूरे होते रहे तो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि 17 डिग्री सेल्सियस तक रुक जाएगी। अगर इन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उसके अनुसार अगर ये इमिशन कम नहीं कर पाए तो क्या होगा? ये औसत तापमान इससे ऊपर नहीं चला जाएगा क्या? ऊपर चला जाएगा। तो बस यहीं पर UNEP सभी देशों को जिन्होंने पेरिस समझौता साइन किया है उनको याद दिलाता है कि तुम्हारी NDC के तहत तुम्हें, मान लो एग्जांपल ले चाइना को, कि तुम्हारी चाइना को अपनी NDC के तहत 100 टन CO2 गैसें कम करनी थी सन 2023 में, या 2025, आज की बात कर ले 2025 में, लेकिन चाइना कम कर पाया है सिर्फ 90 टन। तो चाइना के लक्ष्य में और चाइना के एग्जीक्यूशन में कितना गैप है? 10 टन CO2 का। अब समझ में आई बात की इमिशन गैप रिपोर्ट क्या है? NDC के तहत, पेरिस समझौते की NDC के तहत सदस्य देशों ने जो ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के टारगेट रखे थे, उस टारगेट से वो कितना पीछे हैं, उस टारगेट में और उनके उत्सर्जन कम करने में अभी कितना गैप है, उस गैप को दर्शाने वाली रिपोर्ट है जिसका नाम है इमिशन गैप रिपोर्ट। ये इमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? बता दो। UNEP जारी करता है। अभी जो 2025 में आया है, इसका एडिशन कौन सा आया है? 16वां एडिशन आया है। आ गई बात समझ? इस 16वें एडिशन की क्या फाइंडिंग्स है, क्या हाईलाइट है, क्या क्या बातें बताई है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। इस 16वें एडिशन में बताया है कि सभी देश अगर अपनी NDC के अनुसार ईमानदारी से ग्रीन हाउस गैसों को कम करेंगे तो विश्व का जो औसत तापमान, पेरिस समझौते का ऑफिशियल टारगेट कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि को रोकना। और लो लेइंग कंट्री की माने तो प्रयास कितने के लिए करने हैं? 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान ना बढ़ने देना। तो ये रिपोर्ट जो आई है इमिशन गैप रिपोर्ट, ये रेखांकित करती है, रेखांकित करने को इंग्लिश में हाईलाइट करना कहते हैं, तो रेखांकित करती है कि सभी देश
अगर आज अपनी एनडीसी के अनुसार ग्रीन हाउस गैसें कम करेंगे तो भी पेरिस समझौते के अनुसार जो तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की बात हमने की, वो 2.3 से 2.5 तक बढ़ेगा। मतलब ये 17 पे न रुक के कितने तक जाएगा, 17.3 से 17.5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होनी तय है। ये तो आज की स्थिति बता दी। दूसरी जो है वो ईमानदारी से करेंगे तो, लेकिन ईमानदारी से कर नहीं रहे हैं। वर्तमान में जो जिस हिसाब से कर रहे हैं उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो ये कितना जाएगा, 17.8। इन दोनों में क्या अंतर है, अगर जितनी एनडीसी निर्धारित की उसका ईमानदारी से पालन किया तो विश्व का औसत तापमान इस सदी के लास्ट तक कितना बढ़ेगा, 17.3 से 17.5। और अगर आज के हिसाब से जो इनकी स्पीड है उस हिसाब से कितना जाना तय होगा, 17.8। आ गई बात समझ। अब एक चीज और कहता है ये इस रिपोर्ट में कि सन 2024 में जो पूरी दुनिया के देशों का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन माना जाए तो उसमें घटियत मतलब कमी नहीं आई है, बल्कि क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और कितनी है 2023 की तुलना में, पिछले साल की तुलना में 2.3% ज्यादा जो है वो CO2 का इमिशन। देखिए यहां पर एक चीज है, CO2 इक्विवेलेंट, इसका मतलब क्या है, CO2 समकक्ष या तो CO2, या हम जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का कैलकुलेट करेंगे। भाई CO2 से 21 गुना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसकी है, मीथेन की। 310 गुना ज्यादा किसकी है, नाइट्रस ऑक्साइड की। तो यहां पर सारी गैसें जो 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं उनको जोड़ लेंगे, तो उनको जोड़ने के बाद में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2024 में 23 की तुलना में 2.3% CO2 के बराबर दूसरी गैसों का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जोड़ने के बाद इतनी वृद्धि हुई, या फिर अगर नंबर में देखें तो 57.7 गीगाटन, इतनी ज्यादा CO2 बढ़ी है 2023 की तुलना में। एक रिपोर्ट और कहती है कि पेरिस समझौते का ऑफिशियल टारगेट 2 डिग्री सेल्सियस, लक्ष्य इनको पूरा प्राप्त करने का कोशिश कितनी, 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगर उसके अनुसार हम कैलकुलेट करें कि इसको अगर अपने को अचीव करना है, भाई इस सदी के अंत तक अपने को 2 डिग्री सेल्सियस से तापमान ज्यादा ना बढ़े, या फिर प्रयास करने हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस के, तो वो सब करने के लिए अपने को एक काम करना पड़ेगा। 2 डिग्री सेल्सियस वाला टारगेट करते हैं तो सन 2035 तक के लिए अपने को 2019 के स्तर को कितना मान लिया जाए, 100%। तो इससे कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी CO2 की, 35%। और अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट आप करते हो तो सन 2035 तक अपने को 2019 के बेस ईयर 100% माने तो कितनी कमी करनी पड़ेगी CO2 की, 55%। 2 डिग्री सेल्सियस तक नियंत्रित करना है तो 2035 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कितनी कमी लानी है, 35%। बेस ईयर क्या है, 2019 में जितना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था उसको 100% मान लिया जाए तो उससे कितनी घटोतरी करनी है अपने को, 35%। कब तक, 2035। और अगर अपना टारगेट 1.5 रखें जिसको पूरा करने के प्रयास करें तो सन 2035 तक अपनी कितनी कमी करनी पड़ेगी CO2 के अंदर, 55%। आ गई बात समझ। अच्छा, जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने कहा कि मैं नहीं मानता जलवायु परिवर्तन को, कोई जलवायु परिवर्तन नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं ट्रंप? देखिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं और लोग हैं उनका यह मानना है, ऑफिशियली ये कहते हैं कि कोई जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर ये बात वो मान ले कि जलवायु परिवर्तन हुआ है तो ये जलवायु परिवर्तन किया किसने, विकसित देशों ने। और जब ये किया है उसकी वजह से संकट में आ गए तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी, और जिम्मेदारी आ गई तो फिर पैसे खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी। पैसे खर्च करने में जोर आता है कि नहीं आता है? तो फिर विकसित देश क्या कहते हैं, डिनायल मोड, होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता, ऐसा फालतू हो अल्लाह मचा रखा है। तो इसलिए विकसित देश और कैपिटल माइंडसेट वाले जो है वो इस बात को मानते ही नहीं है। और इसलिए जैसे ही ट्रंप आए उन्होंने कहा कोई पेरिस समझौता नहीं है, हम इससे हटते हैं दूर और हमें जितनी CO2 का उत्सर्जन करनी है उतनी करेंगे। हम कोई EV नहीं चलाएंगे, खूब सारा तेल जलाएंगे, खूब सारा कोयला जलाएंगे। तो ट्रंप के आने के बाद CO2 का इमिशन US में बढ़ गया है। और इसकी वजह से दुनिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, जो पेरिस समझौता 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकने का था तो US के हटने की वजह से कितनी और बढ़ोतरी हो जाएगी, 0.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। मतलब और दूसरे देशों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में अगर ओवरऑल विश्व में देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन बढ़ाने में
दो देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, चीन और भारत। चीन और भारत का ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन पिछले साल की तुलना में बढ़ा है और सबसे तेजी से बढ़ा है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आज भी भारत के अंदर 144 करोड़ लोग, उनकी पर कैपिटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जोड़ा जाए तो वैश्विक औसत से अपना कम पड़ता है। आ गई बात समझ? तो ये सारी बात है इस रिपोर्ट के अंदर। तो इस रिपोर्ट की हाईलाइट क्या हुई? कौन सा संस्करण है? 16वां। ये किसके द्वारा जारी की गई? यूएनईपी के द्वारा। क्या बताती है? पेरिस समझौते के लक्ष्य है कि इस सदी के लास्ट तक 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ने से रोका जाए, लेकिन कोशिश कितने के लिए करनी है? 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो इस तापमान वृद्धि को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसें कम करने का लक्ष्य सभी देशों ने तय किया है, और वो सभी देशों का लक्ष्य पेरिस समझौते के तहत जो तय किया गया उसका नाम क्या है? एनडीसी। तो ये रिपोर्ट बताती है कि सभी देशों ने अपनी एनडीसी में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के जितने लक्ष्य तय किए और जो जितना वास्तव में वो कर रहे हैं उत्सर्जन कम, उन दोनों के बीच में जो गैप है उस गैप को ये रिपोर्ट में पब्लिश करता है। जिसकी मेजर हाईलाइट क्या है कि अगर ईमानदारी से फॉलो करेंगे तो विश्व का तापमान कोई 17 डिग्री सेल्सियस तक नहीं रुकने वाला है बढ़ने से, वो 17.3 या 17.5 तक जाएगा। लेकिन जो वर्तमान इनके लक्षण है उस हिसाब से देखा जाए तो 17.8 तक जाएगा। अगर बात करें 2024 के अंदर तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है 2.3 डिग्री सेल्सियस पिछले साल से, या फिर 57.7 गीगा टन। इसी प्रकार अगर बात करें दो और चीजें इसने, अगर देश ईमानदारी से चाहते हैं पेरिस समझौते का लक्ष्य हासिल करना कि दुनिया का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ना बढ़े, तो इनको सन 2035 तक 2019 में जितनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन था उसमें कितनी कमी करनी है? 35%। और अगर ये टारगेट करते हैं 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़ने का, तो इनको 2035 तक सन 2019 के स्तर से कितनी कमी करनी है ग्रीन हाउस गैसों में? 55%। अगर बात करें अमेरिका के हट जाने से ग्लोबल वार्मिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ज्यादा गर्म होगी और उसमें कितना एडिशन हो जाएगा? 0.1 डिग्री सेल्सियस। और अगर आगे बात करें तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के योगदान में अगर बात की जाए तो विश्व के 2 सबसे बड़े उत्सर्जक देशों में इन्होंने सबसे ज्यादा वृद्धि भारत और चीन में, क्योंकि एक तो हमारी पॉपुलेशन ज्यादा, दूसरा डिमांड ज्यादा, इंडस्ट्री ज्यादा होंगी तो CO2 का इमिशन तो होगा, तो भारत और चीन में वृद्धि देखी गई। अगर हम बात करें भारत के हिसाब से पर कैपिटा जो है वो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में, तो भारत का औसत अभी भी विश्व के औसत से कम है। ये सारी हाईलाइट है इसकी, है ना? तो ये सारी बातें इस रिपोर्ट में कही गई। तो और ये जो है वो सवाल पूछा जा सकता है, तो आपको इन सब की चीजों के बारे में याद रखना है। तो कल हम किसी ऐसे ही और अच्छे टॉपिक के साथ में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।